हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कोच देखते हैं, नया कोच सीखते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 10 यानी 10 मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड जो कि पिछले कई सालों में आए हुए हैं। उन 10 क्वेश्चन के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही कमाल का सेशन होने वाला है। पूरा का पूरा सेशन जो है PYQ बेस्ड होने वाले हैं। उन 10 क्वेश्चन को देखेंगे और उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उसका आंसर पता करेंगे, जो कि 2024 UGC नेट के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे लिए आज इंतज़ार कर रहे हैं इसी वीडियो के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड फोकसेस on ameliorating the prevailing situation। यानी चारों ऑप्शंस आपके पास है। सबसे पहला ऑप्शन है फंडामेंटल, दूसरा है अप्लाइड, तीसरा है एक्शन एंड चौथा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो इनमें से आपका ऑप्शन क्या होगा? आप लोग पहले इस वीडियो को म्यूट कर लो यानी पॉज कर लो, फिर अपना आंसर दे दो, उसके बाद मेरे आंसर के साथ आप लोग मैच करके देखिए इसको, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एक्शन रिसर्च। इसका जो आंसर होगा वो होगा एक्शन रिसर्च। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला है कि एमिलियोरेटिंग द प्रिवेलिंग सिचुएशन, यानी ऐसे कौन सा रिसर्च है इनमें से जो कि प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी वैसा प्रॉब्लम जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना है। इस सॉल्यूशन के लिए ऐसा कौन सा रिसर्च टाइप है इन चारों में से जो कि आपको इनमें से चूज करना है। कौन सा ऐसा रिसर्च टाइप है जो प्रेजेंट सिनेरियो में कोई प्रॉब्लम चल रहा है उसको सॉल्व करने के लिए जिस मेथड को डेवलप किया गया है। तो ऐसे किसी सिचुएशन के लिए जो मेथड यूज होते हैं वो है एक्शन रिसर्च, वो है एक्शन रिसर्च, जैसे कि हमें पता है। लेकिन अब आप बोलोगे सर अप्लाइड में भी तो प्रॉब्लम्स के बारे में होते हैं, अप्लाइड रिसर्च भी तो प्रॉब्लम्स के लिए होता है। हाँ जी, जरूर होते हैं। अप्लाइड रिसर्च किसी ऐसे प्रॉब्लम के लिए है जो फॉर एग्जाम्पल कुछ बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चल रहा है, पीछे से कोई प्रॉब्लम अगर चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है जो कंटिन्यू हमारे साथ चल ही रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोरोना आया था, ठीक है, कोरोना अगर लॉन्ग टर्म बन जाता तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम है ADHD। अब ADHD एक प्रॉब्लम है बच्चों वाले, अगर उसका सॉल्यूशन करने के लिए आप रिसर्च करोगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप रिसर्च कर रहे हो, वो एक बहुत बड़ा एरिया है प्रॉब्लम का जो कि कंटिन्यू चलने वाले हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए अगर हमने कोई फाइंड आउट किया है तो वो हो जाएगा हमारा अप्लाइड रिसर्च। लेकिन यहाँ पर बोला है कि कोई प्रेजेंट सिचुएशन में प्रॉब्लम है जो थोड़े अभी डेवलप हुआ है, प्रॉब्लम चल रहा है, प्रॉब्लम कंटिन्यू, उस प्रॉब्लम को स्टॉप करने के लिए कोई काम हमें करना है, कोई रिसर्च हमें करना है, ताकि ये जो प्रॉब्लम अभी बन रहा है इस प्रॉब्लम को हम सॉल्यूट कर पाए यानी स्टॉप कर दे। तो इस केस में जो होता है वो है एक्शन रिसर्च, ठीक है, वो होता है एक्शन रिसर्च। तो हमारा इसका आंसर जो है वो हो जाएगा एक्शन रिसर्च, ठीक है। ये देखिए आंसर सी इसका ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू एवल्यूट द इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग ऑन एंग्जाइटी प्रोननेस ऑफ चिल्ड्रन, विच मेथड ऑफ रिसर्च वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस। पूछा गया, चारों ऑप्शन दिया गया है आपको क्या क्या, एक है केस स्टडी, दूसरा है एक्सपेरिमेंटल, तीसरा है एक्सपोज फैक्टो, चौथा है सर्वे। अब देखो आपको किस बारे में स्टडी कर रहे हो, पहले क्वेश्चन को तो पढ़िए ढंग से, आंसर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो आंसर करना कोई बड़ी बात नहीं होता एग्जाम में बैठ के, ठीक है। अ रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू एवल्यूट द इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग ऑन एंग्जाइटी प्रोननेस ऑफ चिल्ड्रन, यानी जो एंग्जाइटी प्रॉननेस होता है चिल्ड्रन, जो भी चिल्ड्रन एंग्जाइटी के प्रॉननेस है उनके फीडिंग स्टाइल को उनके फीडिंग स्टाइल का वो इफेक्ट देख रहा है, उनके फीडिंग स्टाइल का इफेक्ट देख रहा है, उसको एवल्यूट कर रहा है। तो इसमें क्या आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो उनका फीडिंग स्टाइल है, उसका इफेक्ट देखेंगे एंग्जाइटी प्रॉननेस के ऊपर, है ना। तो फीडिंग स्टाइल आपका क्या है, फीडिंग मेथड ऑफ फीडिंग जो है वो आपका IV है, यहाँ पर वो आपका IV है। तो ऐसे कौन सा रिसर्च है जहां पर हम IV यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको मॉडिफाई, उसको हम इंटरवेंशन के तौर पर यूज नहीं कर सकते। कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, हम उसको मॉडिफाई कर ही नहीं सकते, हम उसको मैनिपुलेट कर ही नहीं सकते, सिर्फ उसको देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसको हम एक्सपेरिमेंट तो जरूर कर सकते हैं लेकिन उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन आइडेंटिफाइड तो कर सकते हैं ना। तो एक ऐसा कौन सा स्टाइल होता है,
वो सिर्फ और सिर्फ जो है एक्सपोज्ड फैक्टों में होता है, जहाँ पर हम मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। तो ये सीधा सीधा एक एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च का एग्जाम्पल है, जो कि पिछले PYQ में आए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया मैं नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन बन रहा है अभी रिसेंट UGC नेट में। तो आपके जो आने वाले एग्जाम है 24 जून वाला, वहाँ पर भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चाहे इसका लैंग्वेज कुछ अलग होगा, ऑप्शन बदल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न ऐसे ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ग्राउंडेड थियोरी। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि ग्राउंडेड थियोरी का प्रोडक्ट्स क्या क्या है। इनमें से सबसे पहला है एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट, एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क, दूसरे में बताया कॉन्सेप्ट, तीसरा हाइपोथेसिस, चौथा एट्रीब्यूट्स और पांचवा जो है थियोरेटिकल डाइल्यूशन। देखो इनमें से एक ऑप्शन तो क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि भाई थियोरेटिकल डाइल्यूशन जो होता है वो प्रोडक्ट नहीं होता। थियोरेटिकल डाइल्यूशन जो होता है वो कभी भी ग्राउंडेड थ्योरी का प्रोडक्ट नहीं हो सकता। तो ये तो होगा नहीं, ई तो होगा नहीं। अब ई को एलिमिनेट करो, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब बचा हमारे पास चार, एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क, कंसेप्ट, हाइपोथेसिस, एट्रीब्यूट्स ऑफ कैटेगरी। अब देखो ग्राउंडेड थियोरी है ना, ग्राउंडेड थियोरी है तो कंसेप्ट तो चाहे ग्राउंडेड थियोरी हो चाहे कोई भी रिसर्च हो, कंसेप्ट तो उसका प्रोडक्ट होगा ही होगा, चाहे कोई भी हो। ग्राउंडेड थियोरी ले लो या कुछ और ले लो, ठीक है। तो कंसेप्ट तो होगा ही होगा, यानी बी होगा ही होगा। बी दोनों में ही है। उसके बाद देखो हाइपोथेसिस, बिल्कुल होगा भाई, ग्राउंडेड थियोरी है, ग्राउंडेड थियोरी रिसर्च है ये, तो हाइपोथेसिस तो होगा ही होगा। ये भी तो इसका प्रोडक्ट होता है ना ग्राउंडेड थियोरी, तो हाइपोथेसिस को भी ले लेते हैं। यानी सी देखो, बी और सी, अरे बी और सी दोनों में ही है। अब या तो ए या तो डी, इन दोनों में से आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क, एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क जो होता है वो प्रोडक्ट नहीं होता। एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क जो होता है वो प्रोडक्ट नहीं होता केस स्टडी का, ठीक है। लेकिन एट्रीब्यूट्स ऑफ कैटेगरी, यानी कोई भी एट्रीब्यूट जिसके ऊपर बेस करके हम कैटेगराइज करते हैं, जिसके ऊपर बेस करके हम डिफरेंट ऐसे कैटेगरी बनाते हैं, तो एट्रीब्यूट्स ऑफ कैटेगरी जरूर होगा इसका, यानी डी इसका हो जाएगा। यानी इसका आंसर जो है वो बी वाला आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसी के साथ इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। कह रहे हैं इफ द रिसर्च इज टू बी कंडक्ट ऑन वेरी यंग चिल्ड्रन और आर्टिकुलेट पर्सन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स विल बी अप्रोप्रिएट इन दिस सिचुएशन। अच्छा, सबसे पहला तो होता है केस हिस्ट्री। आर्टिकुलेट पर्सन का मतलब होता है जो आप एक जगह में जिसको ऐसे गैदर्ड नहीं कर सकते, एक जगह पर आप जिसको गैदर्ड कर सकते हो, ठीक है, वो होता है आर्टिकुलेट पर्सन। इफ द रिसर्च इज टू बी कंडक्ट ऑन वेरी यंग चिल्ड्रन, या तो वेरी यंग चिल्ड्रन पे हो रहा है, या तो बोल रहे हैं कि आर्टिकुलेट पर्सन पे हो रहा है, आर्टिकुलेट पर्सन पे हो रहा है, या तो यंग चिल्ड्रन पर हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स विल बी अप्रोप्रिएट। अब उनके लिए केस स्टडी तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है, एक्सपेरिमेंटल भी अप्रोप्रिएट नहीं होता है, सर्वे भी नहीं होता। सर्वे कैसे करोगे, जब बहुत ज़्यादा होगा तभी ना आप सर्वे कर सकते हो, तो इसको आप गैदर ही नहीं कर सकते तो सर्वे कैसे करोगे बहुत ज़्यादा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो होता है ऑब्जर्वेशन। ऐसे केस में ना सिर्फ हमें ऑब्जर्व करना होता है, ऐसे केस में हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है बैठे बैठे, ठीक है। यहाँ पर सबसे बेस्ट मेथड जो होता है ना वो ऑब्जर्वेशन होता है, सबसे बेस्ट मेथड। अगर आर्टिकुलेट पर्सन पे करना हो या तो फिर आपको बच्चे पे करना हो, क्योंकि बच्चे आपको क्या केस देगा, बच्चे आपको केस क्या देगा, वो क्या केस स्टडी करेगा। बच्चों में करना है तो ऑब्जर्व करो, उसको ऑब्जर्व करो, देखो। अब बच्चे हैं तो एक्सपेरिमेंटल कैसे करोगे बच्चे के ऊपर, उसको कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ी करवा सकते हो आप, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। और सर्वे मतलब आपको बहुत सारे बच्चे से डेटा लेना पड़ता है, तो वो कैसे डेटा देगा सर्वे, बच्चों में से करवाना तो उसको ऑब्जर्व करके आपको डेटा लेना पड़ेगा अगर बच्चों को करवा रहे हो तो। क्योंकि बच्चे ऐसे थोड़ी आप फॉर्म दे दोगे, क्वेश्चन दे दोगे, वो फिल करके आपको दे देगा, ऐसे थोड़ी ना होता है बच्चों में, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। इसी के साथ इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एम्पेरिकल रिसर्च इन सोशल साइंसेज इज एसोसिएटेड विद, एम्पेरिकल कौन से कंसेप्ट के साथ एसोसिएटेड है। इज इट फिक्शनल नैरेटिव्स, इज इट पॉजिटिविज्म फिलोसफी, इज इट हिस्टोरिकल, इज इट रिलीजियस। ये आप सभी को पता है पॉजिटिविज्म में आते हैं। जो एम्पेरिकल होता है, एम्पेरिकल का मतलब होता है ये क्वांटिटेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिविज्म में आता है। क्वांटिटेटिव है, ये पॉजिटिविज्म फिलोसफी में आते हैं। एम्पेरिकल मतलब जहाँ पर अनुभव के बात आते हैं, एम्पेरिकल स्टडीज जो होता है वो पॉजिटिविज्म फिलोसफी के साथ मैच करते हैं, ठीक है। अब आते हैं आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव पैराडिम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं क्वांटिटेटिव पैराडिम का कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है। कह रहे हैं कि इट इज़ द डिडक्टिव इन नेचर, बिल्कुल होता है भाई, क्वांटिटेटिव डिडक्टिव होता है। फोकस्ड और नेचुरल सेटिंग, बिल्कुल भी नहीं सर, क्या बात कर रहे हो, फोकस ऑफ नेचुरल सेटिंग जो होता है वो तो क्वालिटेटिव का कैरेक्टरिस्टिक हो गया, आपको तो क्वांटिटेटिव पूछा है, यानी ये नहीं होगा। लेस ऑन जनरलाइजेशन प्रिंसिपल, जनरलाइजेशन कीवर्ड मिल गया आप लोगों को, कीवर्ड मिल गया, ये तो बिल्कुल होगा।
अब कह रहे हैं एम्फेसिस न्यूमेरिक डेटा फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बिल्कुल लार्ज नंबर होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए, तो 3 तो बन गया। ए सी डी, ई को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बिना पढ़े उसको कम कर दो, मतलब उसको एलिमिनेट कर दो। ए सी डी आपका हो जाएगा, यानी नंबर वन जो है वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा इसी के साथ। ठीक है, ई में क्या कह रहा है, ई में कह रहा है लिटरेचर रिव्यू प्लेज अ माइनर रोल। भाई लिटरेचर रिव्यू जो होता है वो सब बहुत बढ़िया रोल प्ले करते हैं। लिटरेचर रिव्यू के ऊपर बेस करके ही हमने अपना हाइपोथेसिस डेवलप करना है, आगे बढ़ना है, सारे के सारे काम जो होता है वो लिटरेचर रिव्यू के ऊपर बेस करके ही होता है। ठीक है, अब आते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड्स मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स एंड रैंडमाइजेशन ऑफ सैंपल आर टू ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। देखो बोल रहे कि ऐसा कौन सा रिसर्च स्टडी है जहाँ का 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होता है, एक होता है मैनिपुलेशन, एक होता है कंट्रोल ऑफ वेरिएबल। मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल, ये 2 कौन से रिसर्च स्टाइल का सबसे मेन मुद्दा है, ये तो सभी को पता है। अगर मैनिपुलेशन नहीं कर सकता तो वो एक्सपोज फैक्टर होता, लेकिन अगर वेरिएबल को आप मैनिपुलेट भी कर रहे हो, अगर आप उसको कंट्रोल भी कर रहे हो, तो वो बन जाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, वो बन जाते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर कह रहे हैं क्या, अ यूनिवर्सिटी टीचर वांट्स टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड अचीवमेंट मोटिवेशन ऑफ ग्रेजुएट्स एनरोल्ड फॉर कंप्यूटर साइंस, विच रिसर्च मेथड विल बी अप्रोप्रिएट टू यूज दिस कंटेक्ट। देखो कह रहे हैं कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के साथ उनको अचीवमेंट मोटिफिकेशन, यानी अचीवमेंट मोटिफिकेशन जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो आई भी यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर आप मुझे बताओ किसी का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो क्या रिसर्च करते वक्त? बिल्कुल भी नहीं। आप कैसे मैनिपुलेट करोगे किसी का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस? तो इसका मतलब आईवी को मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे, मतलब क्या होगा, ये सीधा सीधा एक ही तरफ आपको इशारा कर रहे हैं, क्या, ये जो है एक्सपोज फैक्टर हो जाएगा, ये जो है ये एक्सपोज फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब कह रहे हैं नंबर 9 पर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, अच्छा सैम्पलिंग से क्वेश्चन है ये। द पॉपुलेशन इन रिसर्च मीन्स अ डिफाइंड एग्रीगेट ऑफ समथिंग विच इज फोकस्ड ऑन स्टडी। पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि कह रहा है कि द पॉपुलेशन इज इन रिसर्च, पॉपुलेशन होता है मीन्स डिफाइंड एग्रीगेट, एक डिफाइंड एग्रीगेट है ऑफ समथिंग विच इज फोकस ऑफ द स्टडी, जिसके ऊपर फोकस करके हम जो है स्टडी करेंगे। तो बिल्कुल भाई ये बिल्कुल पॉपुलेशन होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 2 कह रहा है अ सैंपल इज सब एग्रीगेट ड्रॉन फ्रॉम अ डिफाइंड एग्रीगेट टू रिप्रेजेंटेड। बिल्कुल उसी पॉपुलेशन से जो सब एग्रीगेट हम लेके आते हैं ना, वही तो हमारा सैंपल बनते हैं, वही तो हमारा सैंपल बनते हैं। तो मतलब इसका भी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी दोनों करेक्ट है, मतलब बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड कह रहे हैं अ कॉलेज टीचर वांट्स टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ लेट कमर्स इन द क्लासरूम, विच टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड विल बी अप्रोप्रिएट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। किस टाइप की सैम्पलिंग हमें करना है, ऐसे स्टडी करना है जो लेट कमर्स है क्लासरूम में, उनके ऊपर हमें स्टडी करना है। तो किस टाइप की सैम्पलिंग करना है, ईजी है भाई, रैंडम कर लो, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन है पर्पसिव सैम्पलिंग कुछ ऐसे होगा नहीं इसमें। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड भी नहीं होगा, क्योंकि आप कहाँ से स्ट्रैटा ड्रॉ करोगे वगैरह, कैसे स्ट्रैटिफाइड करोगे, ये भी नहीं होगा। उसके बाद आता है क्लस्टर, छोटा सा क्लासरूम के अंदर करना है। क्लस्टर कहाँ से आ गया, क्लस्टर तो बड़े एरिया के पे होता है, तो मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया, बचा कौन, एक ही बचा रैंडम। और इस सारे ऐसे केसेस में ना रैंडम ही करी जाती है, ऐसे केसेस में रैंडम सैम्पलिंग ही करी जाती है। चलिए हो गया, इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को। तब तक आप लोगों के साथ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहो, अपना तैयारी करते रहो, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। और अगर आपको ऐसे ही रोज क्विज सेशन में परफॉर्म करना है, ये लाइव क्विज हो चुका है इसके ऊपर, मैं उस क्विज का एलेबोरेशन इस वीडियो में डाला। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट PYQ बेस्ड क्विज करना है तो जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, क्यूरेटिव योगा नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ पर जुड़ जाइए और हमारे साथ मिलकर रेगुलर बेसिस पर क्विज करिए। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, मिलता है आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।